चलो कल जल जल परिवहन जो पढ़े थे उसके बारे में बता दो पहले तो। चलो, जल परिवहन कितने भागों में बटा होता है? थोड़ा जोर से बोलो। दो भागों में, पहला आंतरिक, दूसरा सामुद्रिक, ठीक है ना। आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत क्या आते हैं बोलेंगे तो राष्ट्रीय जल मार्ग, और सामुद्रिक वाले में बंदरगाह। सामुद्रिक में क्या आएगा? कुल कितने आंतरिक जल परिवहन में कितने जल मार्ग हैं? 6, जिसमें 2 ठो मेन है, पहला दूसरा। NW1 कहां से कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया। और NW2 सदिया से धुबरी। सदिया से कहां तक है? NW1 कौन से नदी पर है? कौन सा नदी? गंगा नदी। और NW2 ब्रह्मपुत्र। दोनों में सबसे लंबा गंगा वाला, मतलब पहला वही है ना। देश का पहला जल मार्ग कौन सा है? NW1। बाकी कहां से कहां तक उसको एक बार पढ़ लेना, लेकिन दोनों जल मार्ग ज्यादा आता है, ठीक है। कुल कितने बंदरगाह हैं देश में? 13 बड़े बंदरगाह हैं। नाम बता दे जाओ। पहला कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा नाहवा शोवा, चौथा मारमागोवा, पांचवा न्यू मंगलौर, ठीक है ना। छठवा में कोचीन, सातवां तूतीकोरिन, आठवां चेन्नई, नौवां एन्नौर, 10वां विशाखापट्टनम, 11 कौन सा? पारादीप, 12 में कोलकाता हल्दिया, और 13वां में पोर्ट ब्लेयर। कल कहां तक पढ़े थे? एन्नौर तक हुआ था ना, बाकी उधर का बचा है। चलो एक बार देख लो, टाइम है क्या ज्यादा हो गया। चलो इन्नौर तक हो गया है। आज कहां से पढ़ेंगे? विशाखापट्टनम वाले देखना है ना। चलो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है इसके बारे में देख लेते हैं नक्शे में पहले, कि कहां कहां है और क्या क्या इससे पूछा जाता है उसको देख लो। चलो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है कौन से राज्य में बोलेंगे तो क्या बताओगे? आंध्र प्रदेश। कौन से स्टेट में मिलेगा? आंध्र प्रदेश राज्य में। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, जहां पास मतलब ये बंदरगाह है वहीं पास देखेंगे तो इसका जो गहराई सबसे ज्यादा मिलता है, मतलब जहां पास जहाजें रुकती है अधिकतम वहां पास जो जगह का गहराई कम होना चाहिए, ताकि जहाज को कुछ प्रॉब्लम ना हो। समझ में आ रहा है? लेकिन जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, तो जहां पास जहाज रुकता है वहीं पास से एकदम गहरा हो जाता है वो। समझ आ रहा है? मतलब कुछ दूर जाएगा तो एकदम गहरा क्षेत्र मिल जाएगा। नहीं तो बंदरगाह इस टाइप का जगह हम बनाते हैं कि बहुत दूर जाने के बाद उनको गहराई प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है इसमें सबसे उल्टा है, जैसे ही कुछ दूर जाएंगे तो गहराई क्षेत्र आ जाता है। इसलिए भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बोलेगा तो क्या बताओगे? विशाखापट्टनम। देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह होता है, ठीक है ना। और इसका जो बंदरगाह है वो चारों तरफ से कुछ पहाड़ से घिरा हुआ है, बस आने जाने के लिए थोड़ा मार्ग है, और बाकी एरिया पूरा जहाज से पूरा किससे घिरा हुआ है? पहाड़ों से घिरा है। उस पहाड़ को बोलते हैं डॉल्फिन नोच की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? डॉल्फिन नोच की पहाड़ी। और इस हिसाब से हम देखते हैं जिसका जहाज जहां पास रुकता है और वो उसका आसपास में यदि लहरें की मात्रा कम होता है, लहर जो होता है उसका प्रभाव कम पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं शक्तिशाली बंदरगाह। क्या बोलेंगे? शक्तिशाली है, कि लहर को रोक दे रहा है करके। और लहर को रोकने के लिए कौन खड़ा है सामने? डॉल्फिन नोच। क्या खड़ा होता है? तो सबसे मेन हम बात करें कि विशाखापट्टनम बंदरगाह का जो पोत्ताशय, पोत्ताशय मतलब जहां जहाज खड़ी होती है उस जगह को क्या बोलते हैं? पोत्ताशय। वो किससे घिरी हुई है बोलेंगे तो डॉल्फिन नोच की पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिसके कारण लहरों का प्रभाव कम पड़ता है बंदरगाह में। इस हिसाब से देश का सबसे शक्तिशाली बंदरगाह किसको बोलते हैं? विशाखापट्टनम। तो शक्तिशाली कहने का मतलब समझ में आ रहा है?
लहरों के प्रभाव को कम कर देना। आए बात समझ में? इसके अलावा दक्षिण भारत का, ये पूरा जो दक्षिण भारत का जो लौह अयस्क है, दक्षिण भारत का क्या बोला पूरा लौह अयस्क, ये पूरा जापान को निर्यात करते हैं। कहाँ भेजते हैं? जापान। और कौन से बंदरगाह से भेजेंगे? विशाखापट्टनम वाले से भेजना पड़ता है। तो दक्षिण भारत के लौह अयस्क को जापान भेजा जाता है, किस बंदरगाह से? विशाखापट्टनम। उदाहरण में हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में देखे होगे, दक्षिण छत्तीसगढ़ में कौन सी पहाड़ी है? बैलाडीला की पहाड़ी है। तो बैलाडीला की पहाड़ी से जो भी लौह अयस्क निकलता है उसको जापान भेजते हैं, है ना? तो जापान भेजने से पहले कहां भेजेंगे? विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसी से फिर इधर आपका जापान वाला देश मिलेगा। समझ आ पा रहा है कि भारत के पूर्व साइड में जापान है, चीन है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये 4 प्रमुख देश मिलते हैं। समझ आ पा रहा है? कौन कौन से देश है इधर बता दो? जापान, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इसी मार्ग से होकर जाएगा। और अन्य सामने तो इधर म्यांमार वगैरह भी आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक सबका? तो विशाखापट्टनम के बारे में क्या क्या याद रखना, सबसे पहला बता दो कौन से राज्य में है। इसके अलावा सबसे गहरा बंदरगाह, नेक्स्ट सबसे शक्तिशाली बंदरगाह है क्योंकि इसका पोताशय किससे घिरा है? यहां से किस चीज को निर्यात करते हैं और कहां भेजते हैं? जापान। और छत्तीसगढ़ में ये क्वेश्चन आता है, बैलाडीला की पहाड़ी से निकला लौह अयस्क कौन से बंदरगाह से जापान जाएगा? तो विशाखापट्टनम। बस इतना क्वेश्चन यहां से आता है। क्लियर है सबका? है ना? आगे बढ़े, चलो इसके ऊपर उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप। कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह। देखते हैं कि यहां से क्या क्या आपको ध्यान रखना है। चलो, पारादीप जो बंदरगाह है ये मुख्य रूप से कहां मिलेगा बता दो? उड़ीसा राज्य में मिलेगा। पहला क्वेश्चन, उड़ीसा राज्य से ये जो बंदरगाह है यहां से भी मुख्य रूप से देखेंगे तो यहां से भी लौह अयस्क को जापान भेजते हैं। कहां भेजते हैं? लेकिन कौन कौन से स्टेट का? तो झारखंड राज्य का और उड़ीसा राज्य का। कौन कौन से राज्य का? झारखंड और उड़ीसा राज्य में जो भी लौह अयस्क निकलता है इसको भी कहां निर्यात करते हैं? जापान। लेकिन किस बंदरगाह से बोलेंगे तो? पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? और इसके अलावा अपन नीचे बात करें, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ का, समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र में कुछ कुछ जो क्षेत्र हो गए, ये सब जगह का पूरा लौह अयस्क जाएगा कहाँ आपका? विशाखापट्टनम। कहाँ जाएगा बता दो? और विशाखापट्टनम से फिर कहाँ जाता है? जापान। क्लियर है? तो अगर हम बात करें झारखंड और उड़ीसा वाले की इधर भेजने में बहुत समय लग जाएगा, बहुत लंबा रेल लाइन बिछाना पड़ेगा, समय व्यतीत होगा, इसलिए यहीं से उनको निकाल देते हैं उड़ीसा वाले से। समझ आ पा रहा है? और नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो कहां से निकाल देंगे? विशाखापट्टनम से। तो दोनों बंदरगाह से लौह अयस्कों का निर्यात होता है और कहां भेजते हैं दोनों जगह से? जापान। और मुख्य रूप से हम बात करें कि झारखंड जो है, झारखंड में छोटा नागपुर का जो पठार वाला एरिया हो गया, उड़ीसा में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहां अधिक मात्रा में खनिज निकलते हैं। अधिक मात्रा में क्या निकलते हैं? खनिज। क्योंकि खनिज की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार होता है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? और उन पूरे क्षेत्रों का अयस्क को बाहर भेजना है तो कहां भेजेंगे? पारादीप से। कहां भेजते हैं? तो यहां से क्वेश्चन आता है कि ऐसा बंदरगाह बताइए जो खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न है, मतलब आए दिन वहां से उनको भेजना पड़ता है, एकदम मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यहां से खनिज का निर्यात करते हैं। कौन से बंदरगाह से? पारादीप। तो खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह होता है। अधिक मात्रा में खनिजों का क्या करते हैं? निर्यात। क्लियर है सबका? है ना? और ये किस टाइप का बंदरगाह में शामिल होता है? तो ये है लैगून बंदरगाह। क्या बता दो? लैगून बंदरगाह होता यह है कि समुद्र का पानी थोड़ा अंदर प्रवेश कर लेगा। समुद्र का पानी क्या होगा? अंदर प्रवेश कर लेता है। जैसे इस टाइप का, जैसे कि मान लो ये हमारा इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर रहता है लैगून बंदरगाह का। समुद्र का पानी क्या कर लेता है? अंदर क्या एंट्री कर लेता है, और अपने साथ क्या होता है? लहरों के साथ तो बहुत सारा क्या होता है? कचड़ा उचड़ा भी वो लाते रहता है। देखिए समझ में आ रहा है? तो ये जो मार्ग जो होता है, ये वाला जो मार्ग होता है वो कुछ कचड़ों से पूरा ढक जाता है।
बस आने जाने के लिए रास्ता लोग खोल के रखे रहते हैं, बाकी पूरा एरिया कचरा से ढक जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं लैगून। क्या बोलते हैं? लैगून। और यहीं फिर जहाज जहाज को खड़े कर देते हैं। आया बात समझ में? तो पारादीप इसी टाइप का बंदरगाह है, इधर पूरा पूरा कुछ ना कुछ चीजों से ढक चुका है, जहाज के आने जाने के लिए बस रास्ता है, और लहर आता है तो जहां खड़े रहते हैं वहां तक प्रभाव नहीं दे पाता। ठीक है, तो इस टाइप के बंदरगाह को क्या बोलते हैं? लैगून बंदरगाह। तो भारत देश में 2 ठो लैगून बंदरगाह था। कितना है? एक कौन सा बताएंगे? पारादीप वाला। कौन सा बताना है? पारादीप एक लैगून बंदरगाह है इधर, और केरल में कोचीन बंदरगाह, ये भी कौन सा बंदरगाह है? तो देश में 2 लैगून बंदरगाह है। पहला कौन सा? इधर का पारादीप हो गया, और दूसरा कोचीन बंदरगाह, जो इससे पहले क्लास में देखे थे, उसमें आप समझ गए होंगे। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो, तो पारादीप के बारे में बताओ, कहाँ है बता दो। ये उड़ीसा में है। दूसरा खास बात, झारखंड और उड़ीसा का लौह इसको को कहाँ भेजते हैं? किस प्रकार का बंदरगाह है? और खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न बंदरगाह में देखा जाता है। क्लियर यहां तक सबका? हाँ कि नहीं? चलो, पारादीप के ऊपर अपन आएंगे तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह मिलेगा। ऊपर में क्या मिलेगा? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का थोड़ा स्ट्रक्चर देखना है, किस टाइप का ये रहता है। चलो यहां पर देखते हैं। तो यहां आपको मुख्य रूप से देखने मिलता है आपका गंगा नदी। कौन सा नदी है? और ये जाता है इसके बाद बांग्लादेश। कहाँ जाएगा ये? बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल में ही डैम बना है, और डैम के पानी से गंगा नदी के पानी को बंटवारा कर देते हैं, कुछ जल नीचे भेज देते हैं, क्योंकि इधर तो पूरा बांग्लादेश निकल गया और पूरा पश्चिम बंगाल तो नीचे में है। हाँ है ना? तो यहाँ से जल को बंटवारा करके नीचे भेजेंगे, और इस प्रकार से यहाँ इसको भेजा जाता है। कलकत्ता, पूरा पश्चिम बंगाल में जो नदी गंगा नदी का पानी बहता है, लेकिन इस नदी को बोलते हैं हुगली नदी। कौन सा नदी? जो गंगा का सहायक नहीं है, ये शाखा है। क्या बता दो? शाखा। अगर सहायक है कि शाखा है बोलेंगे, क्या बताओगे? शाखा है। सहायक मतलब आके जुड़ता है, ये तो वहां से अलग हो रहा है। समझ आ पा रहा है? तो हुगली नदी गंगा की क्या है बता दो? शाखा, जिसका नाम क्या है? हुगली नदी। और हुगली नदी पूरा पश्चिम बंगाल में बहता है, और कलकत्ता जो है वो इसी नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। और कलकत्ता में ही यहाँ पास आपको बंदरगाह मिलेगा। तो एक बंदरगाह कलकत्ता में मिलेगा, और इसी नदी का पानी क्या होगा, जब इधर जाता है तो बहुत सारे मार्गम बढ़ जाता है नीचे तरफ। तो एक बंदरगाह आपको मिलता है हल्दिया में। कहाँ मिलता है? हल्दिया। तो एक बंदरगाह मिलेगा कहाँ बता दो? कोलकाता। तो कोलकाता मेन बंदरगाह है, लेकिन वहां ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, आना जाना ज्यादा हो जाता है, तो इसी का सहायक के रूप में क्या बना दिए? हल्दिया बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो दोनों ही पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपका? पश्चिम बंगाल। तो मेन बंदरगाह बता कौन सा है? कोलकाता। सहायक में हल्दिया। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? कौन से नदी के मुहाने पर है? दोनों। हुगली नदी। दोनों ही कौन सा मुहाना? हुगली नदी का मुहाना आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? चलो, इसके बाद हम बात करें, सहायक है वो याद रखना, और इसका जो मुख्य जो पोताशा है, अगर मुख्य पोताशा बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है खिदिरपुर। क्या बताओगे? और एक होता है तटीय पोताशय, जो तटों में पाया जाता है, इसको बोलते हैं डायमंड हार्बल। क्या बोलते हैं? डायमंड हार्बल। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कि डायमंड हार्बल कहाँ है करके। तो डायमंड हार्बल कहाँ है बता दो? कोलकाता में। डायमंड हार्बल कोलकाता। और डायमंड हार्बल में क्या है? तो इनका जो तटीय पोताशा है, तट वाला जो पोताशा है, जो एकदम तटों में स्थित रहता है, और तटों से दूर आपका और जो जगह मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य पोताशा। दो जगह में जहाज खड़ी होती है ऐसे, जैसा ऐसा है, ठीक है ना?
कितने जगह जहाज खड़ी होती है? पहला कहाँ? खिदिरपुर, दूसरा डायमंड हार्बर, दोनों ही कोलकाता हल्दिया बंदरगाह का पुत्ताशय है। बात समझ आ रहा है? पुत्ताशय का मतलब जहां जहाज खड़ी होती है। तो यहां से मेन क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या मिलेगा? ये वाला कि डायमंड हार्बर कहाँ है बोलेंगे तो कोलकाता में स्थित है। किस नदी के मुहाने पर है दोनों बता दो? हुगली नदी। कौन सा नदी? हुगली किसकी शाखा है? किसकी शाखा है? गंगा की एक शाखा है। हुगली नदी कौन से राज्य में बहता है? पश्चिम बंगाल। कहाँ बहेगा? पश्चिम बंगाल में बहता है। क्लियर सबका? बस इनका नाम याद रखना, इससे कंफ्यूजन मत होना। मुख्य पुत्ताशय, तटीय पुत्ताशय ये नहीं पूछता। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह की कितने पुत्ताशय हैं? 2। सबसे पहला खिदिरपुर और दूसरा, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है ना? चलो फिर से बता दो। कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कौन से राज्य में मिलेगा? किस नदी के मुहाने पर है? हल्दिया बंदरगाह किसका सहायक है? कितने पुत्ताशय हैं? 2। पहला, दूसरा डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर कहाँ है बोलेगा तो कोलकाता में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, है ना? क्लियर सबका? चलो ये हो गया 12 ठो हम देख चुके हैं अभी तक बंदरगाह। कितना ठो देख चुके हैं? लास्ट और अंतिम जो बंदरगाह है जिसका नाम देख लो क्या है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। सबसे मेन वो देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की भूमि से दूर जो जल क्षेत्र है वहां आपको ये देखने मिलेगा। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। वहां बंदरगाह है जिसका नाम उसी के नाम पे रख दिए हैं। समझ आ रहा है? तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कौन से राज्य में है? सॉरी, कौन से केंद्र शासित में है? और इसका स्थापना कब किए थे? 2010 में। और यही 13वां नंबर का बंदरगाह है। कौन सा नंबर का? 13 नंबर का बंदरगाह है। अर्थात ये देश का सबसे नवीनतम बंदरगाह है। सबसे लेटेस्ट में कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। आ रहा समझ में? और सबसे पुराना बताओ? सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, सबसे पहला वही बना था। और सबसे लास्ट में पोर्ट ब्लेयर। सबसे लास्ट में क्या बना है? पोर्ट ब्लेयर। वो गेट को लगा तो जमा कर इसमें। चलो क्लियर है सबका? तो ये हो गया हमारा कुल 13 बंदरगाह। कितने बंदरगाह हो गए? 13। आज हम लोग कितना तो देखे? 4। पहला क्या देखे? विशाखापट्टनम, उसके ऊपर पारादीप, उसके ऊपर कोलकाता हल्दिया, और चौथा में पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलो चारों से ही क्वेश्चन करो, बताना सबसे शक्तिशाली बंदरगाह बताओ। सबसे शक्तिशाली विशाखापट्टनम। डायमंड हार्बर कहाँ है? कोलकाता में। क्या है वो? तटीय पुत्ताशय। क्या बताओगे? उत्तर भारत का या झारखंड उड़ीसा का लौह अयस्क जापान किस बंदरगाह से भेजेंगे? कहां से? पारादीप। और दक्षिण भारत के राज्यों से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सब वाले का विशाखापट्टनम से कहा जाता है? जापान को भेजेंगे। कौन सा खनिज को? लौह अयस्क ज्यादा मात्रा में जाएगा। समझ आ पा रहा है? कौन से बंदरगाह का पुत्ताशय आपका जो मुख्य रूप से सबसे शक्तिशाली है? शक्तिशाली नहीं सुने, कुछ पहाड़ से घिरा है, पहाड़ बताया था विशाखापट्टनम वाला। कौन सा पहाड़? डॉल्फिन नोज। कौन सा पहाड़ है? डॉल्फिन नोज वाला। आ रहा समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। क्लियर सबका? हाँ कि नहीं? चलो, तो ये बंदरगाह वाला टॉपिक के साथ साथ हमारा जल परिवहन खत्म होता है। कौन सा परिवहन? जल परिवहन में इतना आपको पढ़ना होता है, बन जाएगा सबसे। तो जल मार्ग देखना होता है और बंदरगाह देखेंगे बस। ठीक है, अब लास्ट और अंतिम परिवहन देखते हैं जिसका नाम क्या है? सड़क परिवहन। क्या देखेंगे? सड़क परिवहन में पहले हम नेशनल हाईवे को पढ़ते थे, जो 7 नेशनल हाईवे होते थे देश में बड़े बड़े, उसको पढ़ा जाता था। लेकिन अब उस पूरे नेशनल हाईवे को इधर उधर मिला दिए हैं और कुछ नए नए नाम दे दिए हैं। तो अब नेशनल हाईवे को नहीं पढ़ा जाता। बस आपको सबसे लंबा नेशनल हाईवे पता होना चाहिए और सबसे छोटा नेशनल हाईवे, और कुछ कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ना है। आया समझ में? चलो, तो सड़क परिवहन का बात करें तो सड़क परिवहन के अंतर्गत 4 प्रकार के मार्ग आते हैं। जैसे कि एक होता है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। दूसरा होता है राज्य राजमार्ग, इसको हम बोलते हैं स्टेट हाईवे। क्या बोलते हैं? और बाकी दोनों जैसे कि एक जिला सड़कें हो गए और एक क्या होता है? ग्रामीण सड़कें।
तो सड़क परिवहन में 4 प्रकार के रास्ते होते हैं। कितने प्रकार के? 4। सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला सड़कें और चौथा ग्रामीण सड़कें। इसमें से कौन सी सड़क को कौन सा सरकार संभालेगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार। किसके अधीन होता है? पूरा उस रास्ते का निर्माण करना, उसका मैनेजमेंट करना, बार बार जैसे कुछ खराब हो गया तो बनाना, सब किसका काम होता है? नेशनल हाईवे का किसका होता है? केंद्र सरकार का। समझ आ रहा है? जो भी टोल टैक्स वगैरह लेगा सब कौन लेता है? केंद्र सरकार ही उसको कलेक्ट करता है। क्लियर है? लेकिन बाकी जो अन्य सड़कें मिल गया, राज्य हो गया, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, सब किसके अधीन होता है? राज्य सरकार के अधीन होता है। तो इसलिए देखोगे ज्यादातर अच्छे सड़कें कहाँ मिलेगा? केंद्र सरकार वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। समझ आ रहा है? स्टेट हाईवे देखेंगे तो वो राज्य राजमार्ग तो ठीक ठाक होता है, लेकिन ग्रामीण सड़कें बहुत खराब मिलेंगे। गांव गांव जाओगे तो जिला सड़कें उतना ठीक नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे एकदम अच्छा मार्ग कौन सा होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा देश में आवागमन उसी मार्ग में होगा। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? सबसे ज्यादा आना जाना किस रास्ते से होता है? राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन हम बात करें सड़क की लंबाई की मात्रा के हिसाब से, कुल सड़क की लंबाई के हिसाब से मात्र 2% पर नेशनल हाईवे होता है। मात्र कितना आपका? 2% में नेशनल हाईवे है। लेकिन आने जाने के हिसाब से, आवागमन के हिसाब से नेशनल हाईवे को 40% हिस्सा होता है। कितना परसेंट? क्योंकि ये मेन शहरों को आपस में जोड़ता है। कौन सा आपका? नेशनल हाईवे। तो कुल सड़क लंबाई का मात्र कितना परसेंट? 2% किसका हिस्सा होता है? लेकिन पूरा 100% यदि आवागमन को देखे तो 40% आवागमन केवल किस में हो जाता है? नेशनल हाईवे में। समझ आ रहा है? तो यहां से क्या याद रखना है? सड़क की सबसे कम लंबाई नेशनल हाईवे का है पूरे भारत में। समझ में आ रहा है? सड़क की क्या बोला मैं? सबसे कम लंबाई कौन से मार्ग का होता है? नेशनल हाईवे। और सबसे ज्यादा आवागमन किस मार्ग में होता है? नेशनल हाईवे में। आना जाना देखोगे सबसे ज्यादा कहां होगा? नेशनल हाईवे में होगा। नहीं तो खुद आप इमेजिन करो, जैसे कि मान लो हमारे आसपास में जो नेशनल हाईवे जो देखने मिलेगा, एक तो अभी अभी नया बन रहा है 930 वाला। समझ में आ रहा है? लेकिन मान लो मेन नेशनल हाईवे हमको मिलेगा राजनांदगांव में। कहाँ मिलेगा? अगर दिल्ली से जाएंगे तो राजनांदगांव में मेन नेशनल हाईवे मिलेगा। और ये नेशनल हाईवे इधर अपन जाएंगे तो रायपुर वाला एरिया है, इधर नागपुर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो दिल्ली राजरा से राजनांदगांव में हमको नेशनल हाईवे मिलेगा। इस बीच में सोचो कितने सारे गांव आएंगे दोनों तरफ। समझ में आ रहा है? अब इन सब गांव में हमको मिलेगा कौन सी सड़कें? ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, राज्य राजमार्ग। तो सबसे ज्यादा तो गांव मिलेगा। तो इधर देखो कितने सारे ग्रामीण सड़कें होंगे, और उसकी तुलना में मात्र इतने लंबाई मेरे को नेशनल हाईवे मिलेगा राजनांदगांव का बस। समझ पा रहे हो? मतलब कहने का मतलब समझ आ रहा है कि सबसे ज्यादा सड़क मिलता है ग्रामीण सड़कें। पूरे देश में सबसे ज्यादा लंबाई किस सड़क का होता है? ग्रामीण सड़कें का। और सबसे कम नेशनल हाईवे। हम थोड़े से नेशनल हाईवे के स्थान पर इतना सारा ग्रामीण सड़कों को पार करके जाएंगे। समझ आ पा रहा है? है ना? तो देश में सबसे ज्यादा लंबाई किस सड़क की होती है? ग्रामीण सड़कें। सबसे कम लंबाई नेशनल हाईवे का होता है। समझ आ पा रहा है? तो इस चीज को भी यहां याद रखना है ना? नेशनल हाईवे की पूरी देख रेख कौन करती है बोलेंगे तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग होता है, जिसको पीडब्ल्यूडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। क्या होता है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अभी स्टेट गवर्नमेंट का भी पास भी होता है, केंद्र सरकार का भी होता है। तो केंद्र सरकार का है तो क्या नाम से जानेंगे? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। जैसे देखोगे पुल वगैरह बनता है या ओवरब्रिज बनता है तो लिखे रहता है लोक निर्माण विभाग। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो केंद्रीय लिखेगा, नहीं तो राज्य का भी अपना होता है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? और लोक निर्माण विभाग की स्थापना सबसे पहले हुआ था 1854 में। कब हुआ था? किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी पहली बार? 1854 में। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसी के काल में पहली बार ट्रेन भी चला था। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे। कितना किलोमीटर? कौन 30-13 कहां है तुम लोग? दोनों को मिला दोगे 34 किलोमीटर। कितना था?
34। समझ आ पा रहा है? तो ये लाइन, ये वाला पेज क्लियर है सबका? फिर से एक बार देख लो। सड़क परिवहन में क्या क्या चीज आएंगे बता दो? राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। सबसे ज्यादा लंबाई किसका है बोलेंगे तो? ग्रामीण सड़कों का। सबसे कम लंबाई नेशनल हाईवे, मात्र कितना? 2%। लेकिन देखो दिन भर आना जाना देखोगे तो वो नेशनल हाईवे में चलते ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा आवागमन कहाँ मिलेगा? नेशनल हाईवे में मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? नेशनल हाईवे की देखरेख कौन करेगा बता दो? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। किसके समय पहली बार हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। क्लियर है यहां तक सबका? है ना? चलो अब कुछ देखते हैं सड़क परिवहन को लेके कुछ खास बातें जो एग्जाम में पूछता है। एक क्वेश्चन आएगा, देश में सबसे ज्यादा सबसे लंबा नेशनल हाईवे का नाम बताइए। तो वो है आपका NH44। क्या बताओगे? देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे का नाम क्या है? NH44, जो ऊपर में यहां श्रीनगर से चालू होगा। कहां चालू होगा और कहां खत्म होता है? कन्याकुमारी। तो इस प्रकार से पूरा आपको मार्ग मिलेगा जिसका नाम क्या है बता दो? NH44। तो ये लंबा नेशनल हाईवे है पूरा, NH44 आपको मिल जाएगा। कहां से कहां तक है बता दो? श्रीनगर से कन्याकुमारी मिल जाएगा। कितना किलोमीटर है? 3745। कितना किलोमीटर है? 3745 किलोमीटर का ये पूरा लंबाई है, जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। क्लियर है सबका? तो आजकल ये क्वेश्चन सड़क परिवहन से ज्यादा आता है। ठीक है, अगर यहां से क्वेश्चन देना है तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे पूछ रहा है। ठीक है, याद रहेगा सभी को? कौन से नंबर का है? NH44। कितना किलोमीटर? 745, 3745। कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे में दो का नाम आ रहा है। पहला NH118 और NH548। दोनों ही 5-5 किलोमीटर के हैं। समझ में आ रहा है? तो एक NH118 मिलेगा आपको झारखंड में। कहां मिलेगा? और NH548 कहां मिलेगा? महाराष्ट्र में। कहां मिलेगा? दोनों ही कितने कितने किलोमीटर के रहेंगे? 5-5 किलोमीटर के। तो दोनों में कोई भी दे सकता है छोटे में, लेकिन सबसे लंबा बोलेगा तो NH44, और सबसे छोटा बोलेंगे तो दोनों बता सकते हो। क्या क्या? NH118 और NH548। NH मतलब नेशनल हाईवे, और NW का मतलब क्या होता था? नेशनल वाटरवे। क्या होता था? क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो कुछ जानकारी आपको याद रखना है सड़क परिवहन को लेके। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पूछता है। किसके बारे में? जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है सड़क परिवहन के अंदर, ये कितने महानगरों को आपस में जोड़ती है? तो 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है। यहां पास आपको मिलेगा दिल्ली। कौन सा शहर? ये पश्चिम बंगाल में। यहां मिलेगा साइड में कोलकाता। क्या है बता दो? नीचे में यहां मिलेगा चेन्नई। क्या है बता दो? चेन्नई तमिलनाडु में। और यहां मिलेगा मुंबई। क्या मिलता है? तो ये भारत के 4 मेट्रो सिटी हैं, मतलब मुख्य महानगर हैं। समझ में आ रहा है? इनको आपस में जोड़ा गया है सड़क NH से, मतलब नेशनल हाईवे से आपस में इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है इस प्रकार से। तो इसकी आकृति जो बनता है वो चतुर्भुज के समान बनता है, स्वर्णिम चतुर्भुज। किस प्रकार से बनता है? तो इसको नाम उसी हिसाब से दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है, जो जिसको कौन कौन से 4 महानगरों को जोड़ी जा रही है? तो पहला क्या बताओगे? दिल्ली। दूसरा कोलकाता। तीसरा, चौथा। और टोटल ये किससे जुड़ेंगे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेंगे, नेशनल हाईवे से जोड़ रहे हैं। और इसका टोटल लेंथ कितना बनेगा? 5846। कितना बनेगा? 5846। कितने महानगरों को जोड़ी जा रही है? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मुंबई। क्लियर है यहां तक सबका? है ना? चलो फिर से एक बार देखते हैं इधर क्या क्या अपन समझे हैं। सबसे लंबा नेशनल हाईवे बता दो, कहां से कहां तक? सबसे छोटा में NH118 और NH548। क्लियर है सबका? फिर देखे थे सड़क परिवहन में कितने सारे चीज आते हैं? 4 प्रकार के मार्ग आएंगे। सबसे पहला राष्ट्रीय जल मार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा, चौथा सबसे कम लंबाई, सबसे ज्यादा लंबाई ग्रामीण सड़कें, सबसे अधिक आवागमन
देख रेख कौन करता है नेशनल हाईवे का? केंद्रीय लोकसभा कौन बोला ये बताओ मेरे को, ठीक है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी कब किया था? 1854। क्लियर है तक सबका? है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़, कितने शहरों को जोड़ रहे हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मुंबई। क्लियर है तक सबका? है ना। आगे बढ़े। चलो, सड़क परिवहन को लेके नेक्स्ट जो हमारा योजना है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। इसके तहत देख लो, ध्यान देना है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो विकास कार्यक्रम है इसके तहत कुल कितना किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाएगा? तो आप बताओ कि कितना? 7,522 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण होगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत को इधर पश्चिमी भारत से जोड़ेंगे। समझ आ रहा है? तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक पूरा नेशनल हाईवे बनाएंगे ताकि कोई भी सिटी ना छूटे। पूरा उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूरा नेशनल हाईवे मिल जाएगा। किस परियोजना के तहत बता दो? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम। समझ आ रहा है? तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो नेशनल हाईवे बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं गलियारा। क्या बोलते हैं? गलियारा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक का जो गलियारा है वो कहां से कहां तक मिलेगा? समझ में आ रहा है? तो पहले अपन एक चीज देख चुके हैं, ऊपर में श्रीनगर है, क्या बता दो, और नीचे में कन्याकुमारी। नीचे में क्या मिलेगा? तो ये जो क्षेत्र है इस प्रकार से आपस में जुड़ते हुए नीचे जाएगा। इससे समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? यूपी से होते हुए ऐसा निकलेगा। तो ये है हमारा उत्तर से दक्षिण गलियारा। क्या है बता दो? उत्तर से दक्षिण गलियारा जो ऊपर में कहां से चालू होगा? ऊपर आपका श्रीनगर, ठीक है। नीचे बताओ कन्याकुमारी, है ना। क्लियर सबका? नीचे में क्या मिलेगा आपको? कन्याकुमारी। तो इस प्रकार से पूरा नेशनल हाईवे बन रहे हैं, है ना। एक आपको मिलेगा पूर्व से लेकर पश्चिम तक का गलियारा। पूर्व से लेकर कहां तक का? पश्चिम तक का जो गलियारा कहां मिलेगा? तो आप देखेंगे तो असम, ये असम राज्य इधर, तो असम में एक जगह है जिसका नाम है सिलचर। कौन सा शहर है? सिलचर। इस सिलचर से चालू होगा और इधर गुजरात का है पोरबंदर। क्या मिलेगा? पोरबंदर का खास बात, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? तो वही पता नहीं, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? पोरबंदर। तो यहां तक पूरा नेशनल हाईवे आपको इस प्रकार से मिल जाएगा, है ना। बता दो, क्लियर सबका? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत 2 गलियारे का निर्माण हो रहा है जिसके तहत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा क्या बनेगा? नेशनल हाईवे। उत्तर से दक्षिण तक कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी। पूर्व से पश्चिम में सिलचर से पोरबंदर। और दोनों जहां टकराते हैं उसका नाम भी एग्जाम में पूछा गया है कि दोनों गलियारे आपस में कहां टकरा रही है। तो ये टकरा रही है आपका झांसी में। कहां टकराती है? और झांसी कहां है? यूपी में। झांसी कहां मिलेगा? उत्तर प्रदेश जो राज्य दिख रहा है वहां आपका है। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो गलियारा आपस में कहां टकराती है? तो क्या बताओगे? झांसी में टकरा रहा है। क्लियर है यहां तक सबका? है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज याद रहेगा। कितने महानगर को जोड़ रहे हैं? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत कितने गलियारे? 2 गलियारा। सबसे पहला उत्तर से दक्षिण, कहां से कहां तक? दूसरा में पूर्व से पश्चिम, कहां से कहां तक? सिलचर से पोरबंदर। दोनों कहां टकराती है? झांसी। झांसी कहां है? यूपी में। क्लियर सब कहां तक? है ना। चलो, सड़क परिवहन को लेके अंतिम चीज यहां ध्यान रखना, जिसमें से एक जो हमारा परियोजना चल रहा है देश में जिसको बोलते हैं सेतु भारतम परियोजना। क्या नाम है? यह भी नेशनल हाईवे से ही संबंधित है।
सेतु भारतम जो परियोजना है जिसके तहत सेतु का निर्माण होता है। सेतु मतलब पुल। अब दो टाइप के होते हैं, या तो अंडर ब्रिज भी होता है और एक तो ओवर ब्रिज होता है। समझ में आ रहा है? तो आप देखोगे अभी जाओगे इधर अपन दुर्ग भिलाई रायपुर तरफ, तो पूरा आपको ओवर ब्रिज बनते मिलेगा। जहां जहां रेल लाइन है वहां अंडर ब्रिज बनाए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज जो बना हुआ है किस परियोजना के तहत बनाया गया, तो आप किस में टिक लगाओगे? सेतु भारतम परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, जिसके तहत आपका जहां जहां लेवर क्रॉसिंग है, लेवर क्रॉसिंग का मतलब जहां चार रास्ता आपस में जुड़ते हैं, आना जाना, समझ रहा, जहां पर ट्रैफिक लाइट होता है, तो ऐसे ऐसे जगह पर जहां ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है ऐसे स्थानों में ओवर ब्रिज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो जहां जहां क्या है होगा तो बता दो, लेवर क्रॉसिंग उसको हटाया जा रहा है, कुल मिला के उसको खत्म कर रहे हैं, और उसके जगह क्या ला रहे हैं? ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज। समझ आ रहा है क्या है आपका? ओवर ब्रिज और क्या रहता है? अंडर ब्रिज, जो नेशनल हाईवे में आपका बनेगा। हाँ है ना? क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो परियोजना का नाम बताओ, क्या है नाम परियोजना का? सेतु भारतम परियोजना, जिसमें किस चीज को खत्म की जा रही है? लेवर क्रॉसिंग को खत्म करेंगे, जिससे एक्सीडेंट से होने से बचेंगे। और क्या निर्माण किया जाएगा? ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज। इससे समय की भी बचत होगा और आवागमन भी एकदम आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि नीचे पूरा शहर है, अब उस शहर से अगर गाड़ी आना जाना करेगा तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगा, तो उसी शहर के ऊपर से क्या बना देंगे? ओवर ब्रिज। तो शहर से कोई मतलब है क्या? नहीं। जिसको केवल आना जाना ही करना है उन लोगों को शहर से मतलब नहीं है, सीधा उन लोग निकल जाएंगे आगे। लेकिन मान लो जिनको सिटी में घुसना है उसके लिए अलग रास्ता बना देते हैं। समझ आ पा रहा है? तो इससे क्या होगा? समय की बचत और एक्सीडेंट से भी बचत होता है, ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज से। क्लियर सबका यहाँ तक? हाँ है ना? चलो, केंद्र सरकार की एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। क्या नाम है बता दो? चार धाम विकास। याद रहेगा सबको? चलो, चार धाम वाला जो परियोजना है ये कौन से राज्य में लाया गया है बोलेंगे तो? उत्तराखंड। कौन सा राज्य में? और उत्तराखंड में ये परियोजना लाने का उद्देश्य ये है कि ये जो चार धाम आपको दिख रहे हैं, क्या क्या नाम है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इनका यदि कोई यात्रा में जाता है तो एकदम उनको तकलीफ ना हो करके वहां तक पूरा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। क्या बनाया आपका? नेशनल हाईवे इन चारों को जोड़ेगा आपस में। समझ आ पा रहे हैं? है ना? कौन कौन से धाम को? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये चारों को आपस में जोड़ने के लिए, इन चारों को आपस में नेशनल हाईवे से जोड़ने के लिए कौन सा परियोजना देश में लाया गया है? चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। और पूरा किससे जुड़ेगा? तो नेशनल हाईवे से। समझ आ पा रहा है? है ना? तो ये सड़क परिवहन की कुछ परियोजना था जिसको याद रखना है। क्लियर है सबका? सेतु भारतम पूछा जा रहा है बार बार, तो सेतु भारतम के तहत क्या क्या बनाई जा रही है? ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज। कौन कौन से चार धाम को आपस में जोड़ा जा रहा है बताओ? ठीक, आगे देखते हैं इसमें। यह याद रहेगा सबको? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के तहत दो गलियारा याद रखना बस। क्लियर यहां तक? फिर अपन देखिए इससे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज याद रहेगा, कितने चार शहरों को आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन आपको ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे बोल देगा तो NH44, और सबसे छोटा बोलेंगे तो NH 118, और इधर NH 548। क्लियर है? सबसे ज्यादा लंबाई किस मार्ग का होता है? ग्रामीण सड़के का। कोई क्या बता रहे हो तो? और सबसे कम नेशनल हाईवे। क्लियर है तक सबका? चलो, तो ये हो गया हमारा सड़क परिवहन के बारे में कुछ जानकारी। किसके बारे में था? सड़क परिवहन में ज्यादा नहीं रहता, पहले बहुत पढ़ना पड़ता था जब 7 नेशनल हाईवे हुआ करते थे मात्र। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी बड़ी तो NH1, NH2, NH3 ऐसे करते करते NH7 तक का क्वेश्चन आता था कि कहां से कहां तक है। वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर नेशनल हाईवे का नाम अलग अलग दे दिया गया है। क्लियर है तक सबका? चलो, तो यहाँ आज के क्लास में पूरा हम देख चुके हैं सड़क परिवहन, और परिवहन टॉपिक अब खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक हो गया? परिवहन में सबसे पहले क्या पढ़े थे? रेल परिवहन, पूरा जोन को पढ़े थे पूरा। दूसरा क्या पढ़े? वायु परिवहन, जैसे पूरा एयरपोर्ट समझ लिए कहां पास क्या क्या है। तीसरा क्या पढ़े? जल परिवहन, जिसमें राष्ट्रीय जल मार्ग और बंदरगाह समझे हैं। और चौथा क्या था? सड़क परिवहन, जिसमें कुछ ये सब जानकारी याद रखना है। आए समझ में? कल
भारत भूगोल में नया टॉपिक रहेगा जिसका रहेगा वन संसाधन। क्या पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार के वन है, और वन संसाधन में मेन पढ़ना होता है आपका आ, राष्ट्रीय जो पार्क है, नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य जो है उनके नाम आपको पूछा जाता है। समझ में आ रहा है। और वन संसाधन के बाद पढ़ेंगे कृषि संसाधन। क्या पढ़ेंगे कि भारत में किस टाइप का कृषि होता है, क्या क्या फसलें बोई जाती है, कौन सा राज्य ज्यादा उगाता है किस फसलों को, वो दोनों कंटिन्यू एक साथ रहेगा। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। चलो तो आज यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे। क्लियर है सबके यहाँ तक ना। चलो एक बार पढ़ के आना कल, फिर पूछूंगा।